कैट में आपको पता है कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं भाई? 3 सेक्शंस होते हैं। अब गाइस बात करते हैं उन कॉलेज जैसे कैट में आपको पता है कि आईएम्स चाहिए तो कैट का दरवाजा ठकठकाना है। अगेन ये जो एक नया सेक्शन है तो इसका यहाँ पे एक यूनिक सिलेबस है। वो कौन सी टॉप इंस्टीट्यूट है जो जैट के थ्रू आपका करियर बना देगी? देखो गाइस ये फीस है लगभग अब मैक्सिमम जगह यहाँ पे ऑलमोस्ट अकोमोडेशन को भी कंसिडर किया गया है। हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। और दोस्तों आज का ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जैट का सपना देख रहे हैं, जैट के थ्रू कई सारे टॉप 20 स्कूल इंक्लूडिंग एक्सेलआरआई, जमशेदपुर एक्सेलआरआई, दिल्ली का सपना देख रहे हैं दोस्तों। तो यस, आज मैं आपको ऑल अबाउट जैट बताऊंगा जो कि 2027 में होने वाली है। ऑलमोस्ट जैन के फर्स्ट वीक में होती है, ठीक है। और साथ ही में वो कैट से कहाँ अलग है मैं वो बताऊंगा। वैसे तो दोनों में टॉप प्रीमियम 20 स्कूल मिलती है। कैट के थ्रू अगर आईएम्स मिलता है तो जैट के थ्रू एक्सेलआरआई मिलता है आपको। लेकिन गाइज आज हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम पैटर्न, है ना। जो एग्जाम पैटर्न है, नंबर ऑफ सेक्शंस जो होते हैं, देन एग्जाम पैटर्न में जो मार्किंग स्कीम और ये सब चीज़ें होती है, राइट। देन सिलेबस की जो बात है गई, सिलेबस भी लगभग आप देखोगे कि कॉन्ट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी सेक्शन में कहाँ कहाँ चेंजेस है एंड कॉलेजेस। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। साथ में एलिजिबिलिटी भी बता दूं मैं, है ना। एलिजिबिलिटी तो मैं वर्बली बता दूं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जो कैट में एलिजिबिलिटी, ऑफकोर्स जैट में भी वही है कि आपको ग्रेजुएशन एक तो लास्ट ईयर परस्यूइंग होना जरूरी है। जब आप जैट एग्जाम या कैट एग्जाम दे रहे हो तो आपका एक तो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में चाहिए, जो कि मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन हो, 3 साल या 4 साल, यानी कि आप इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग से हो, ठीक है। लेकिन गाइज आपको एक तो फाइनल ईयर में होना चाहिए उस मोमेंट पे जब आप कैट एग्जाम दे रहे हो या जैट एग्जाम दे रहे हो। एट द सेम टाइम कंप्लीटेड रहा तो भी चलेगा, ठीक है। अगेन एज लिमिट तो दोनों में नहीं है, तो ये लगभग सेम क्राइटेरिया। परसेंटेज को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कैट में एक मिनिमम परसेंटेज देखा जाता है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक परसेंटेज होता है लगभग 50%। अदर देन जनरल, ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के अलावा जो बाकी SC ST कैटेगरी है, PWD है ना, तो उनके लिए 45% थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, राइट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जैट की अगर बात करो तो उसमें मिनिमम परसेंटेज नहीं देखा जाता। एज लिमिट जैसे मैंने कहा दोनों में नहीं देखा जाता, लेकिन परसेंटेज को लेकर हल्का सा डिफरेंस है। कैट में वो देखा जाता है कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, लेकिन जैट में वो नहीं देखा जाता, राइट। तो यस, अब शुरू करते गए इस नंबर ऑफ सेक्शंस, एग्जाम पैटर्न। आपको वैसे कैट का तो पता है, मैं कैट का वर्बली बताते चलूंगा, जैट का दिखाते चलूंगा। कैट में आपको पता है कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं भाई? 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट एक VARC है, सेकंड LRDI, यस यहाँ पे LR जो वो DI में ही कंबाइंड होता है, मर्ज होता है, एंड थर्ड स्पेशली कॉन्ट्स होता है। सो VARC, LRDI, मिक्स एंड कॉन्ट्स, ऐसे 3 सेक्शन होते हैं। लगभग 24 क्वेश्चन VARC के जो अब तक पैटर्न चल रहा है, 22 LRDI के एंड 22 कॉन्ट्स के, ठीक है। तो इस तरह से 68 क्वेश्चन की वो एग्जाम होती है। बट अगर मैं बात करूं यहां पर जैट एग्जाम की तो ये 2 पार्ट में होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो गाइज यहीं पर आ गया। कैट में से 2 पार्ट नहीं है, नंबर ऑफ सेक्शन वहां पर भी, नंबर ऑफ सेक्शन यहां पर भी है, बट यह एग्जाम के भी 2 पार्ट है। सबसे है फर्स्ट पार्ट 1 में आपको वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, यानी आप जो देख रहे हो कैट में लॉजिकल रीजनिंग DI के साथ मर्ज है, यहाँ पे जो लॉजिकल एबिलिटी वो वर्बल यानी VARC के साथ और लॉजिकल रीजनिंग, ये लगभग दोनों का कॉम्बो बन के सेक्शन बना है। देन है कि यहाँ पे सबसे जो यूनिक डिफरेंशिएटर है दोनों में, कैट और जैट में, ये है वो सेक्शन डिसीजन मेकिंग, जो आपको पता है कैट में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन है, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और DI यहाँ मर्ज कर दिया गया। मतलब समझ रहे हो गाइस, देखे जाए तो जो कैट के 3 सेक्शन है, VARC, DI, LR एंड कॉन्ट, तो VARC और कॉन्ट तो है। DI LR में जो DI है वो कॉन्ट के साथ मर्ज कर दिया, LR जो है वो VARC के साथ, इंग्लिश के साथ मर्ज कर दिया, और यहाँ पे एक तीसरा सेक्शन दे दिया डिसीजन मेकिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो यहाँ 26 क्वेश्चन है, यहाँ 21 है, यहाँ 28 है। जैसे कि आपको कैट में पता है 24, 22, बट यहाँ VARC एंड लॉजिकल एबिलिटी में 26, डिसीजन मेकिंग जो नया सेक्शन है 21, एंड कॉन्ट्स एंड DI में 28। कुल मिलाकर यहाँ 170 मिनट होते हैं इन टोटलिटी। कैट में आपको सेक्शनल टाइम लिमिट है, यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, 170 इन सबको मिलाकर,
है ना। सेक्शनल टाइम लिमिट कैट में डेफिनेटली, बट यहाँ पे नहीं है गाइज। यहाँ पर आपको 170 मिनट मिलेंगे। जो भी सेक्शन आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो डूएबल क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन द एनी सेक्शन आप ले सकते हो। एंड बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये अगेन एक सेकंड डिफरेंशिएटर, सबसे तगड़ा डिफरेंशिएटर जो कैट में, एक बार तीनों सेक्शन खत्म, यहाँ पे 3 सेक्शन के बाद एक पार्ट 2 और है, जहाँ पे जनरल नॉलेज, जहाँ पे करंट अफेयर्स भी होते हैं और स्टैटिक जीके भी होता है। उसके 20 क्वेश्चन है गाइज, बट उसमें मात्र 10 मिनट दिए गए हैं। सो कुल मिला के ये 180 मिनट की टेस्ट है, बट मेजर जो टाइम है वो पहले पार्ट के लिए ये 170 मिनट, सेकंड पार्ट सिर्फ जीके है ना, जिसमें 10 मिनट दिए गए और 20 क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये 95 क्वेश्चन की एग्जाम है, कैट 68 क्वेश्चन की एग्जाम है, यहाँ 180 मिनट है, वहाँ 2 आवर्स है। कैट में 40 मिनट यानी टोटल 2 घंटे होते हैं ना। यहाँ सेक्शनल टाइम नहीं है, वहाँ सेक्शनल टाइम है। डिसीजन मेकिंग यहाँ है, वहाँ नहीं है। तो इस तरह से एक डिफरेंशिएटर है गाइस। तो जैट की बात करो तो 2 पार्ट में एग्जाम होती है। पार्ट 1 मेजर है, जहाँ पे 170 मिनट है, और इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन आपको टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टाइम लिमिट आपके पास ओवरऑल होती है, ठीक है, नो सेक्शनल टाइम लिमिट। सेकंड पार्ट में जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है, 180 मिनट की एग्जाम, 95 क्वेश्चंस। नाउ गाइज, अब यहाँ पे जो जनरल नॉलेज आप सेक्शन देख रहे हो ना, आपको बताते चलूं कि इसका स्कोर ये देना तो जरूरी है, देना तो कंपलसरी, बट इसका स्कोर फाइनल जैट स्कोर में कंसिडर नहीं होता। तो सर फिर दे ही क्यों रहे? मैंने कहा देना कंपलसरी है, बट सर फिर काहे को पढ़ेंगे हम, काहे को इतना टेंशन लेंगे सेक्शन का? ज़्यादा टेंशन तो वैसे भी, मतलब मैं डेफिनेटली बोलूँगा, बट हाँ देखो, जनरल नॉलेज पढ़ने से कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प सीमैट में हो जाती है। अगर आप सीमैट एग्जाम भी दे रहे होंगे तो वहाँ पे हो जाती है। तो जीके कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको वीआरसी में भी हेल्प हो रही है, और साथ में एटलीस्ट करंट अफेयर्स में तो आप चैंपियन बन ही रहे हो। स्टैटिक जीके भला ही थोड़ा सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा आपको जीके की, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ लो। करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ लो। अब ये सर सेक्शन का जब एग्जाम में कुछ रोल नहीं है तो ये हम क्यों इतना शिद्दत से दे? क्योंकि कई बारी अगेन ये ऑफिशियली मेंशन, मतलब कहीं पर भी उन्होंने क्राइटेरिया में मेंशन नहीं किया है, बट यार ये स्कोर इंटरव्यू के टाइम एक आंखों में तो आ ही जाता है ना यार इंटरव्यूअर के, कि यार बंदा यहाँ तो सही है इसी स्कोर के बेसिस पे, क्योंकि आपको मैंने कहा फाइनल जैट स्कोर में आपको ये स्कोर रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो इसी स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आया। अब वहाँ पे उनको, आपको भले ही ये स्कोर फाइनल जैट स्कोर में नहीं एक्सेप्ट हुआ है, मतलब कंसिडर नहीं हुआ है, बट उनको तो दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनको एक इंप्रेशन तो पड़ जाता है ना यार, कि यार ये बंदा तो करंट अफेयर्स में भी अच्छा है, जीके में भी अच्छा है, यानी पढ़ाकू है, पढ़ता है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो बाकी नॉलेज भी रखता है, तो एक इंप्रेशन छोड़ देता है यार, है ना। अगेन उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया ये इंटरव्यू में हम इस सेक्शन को 5% देंगे, 10% वेटेज देंगे, नहीं, बट यस कहीं ना कहीं ये चीजें इंप्रेशन छोड़ जाती है। तो गाइस जैट मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम आपको कैट को तो पता ही है, अब तक जो पैटर्न चल रहा है काफी सालों से, +3 है फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 है फॉर रॉन्ग आंसर, और वहां पे जो हमारा टीटा टाइप क्वेश्चंस होता है वहां नो निगेटिव मार्किंग, राइट। अब यहाँ देखो गाइस, होता तो देखो एमसीक्यू बेस यहाँ पर भी है, यानी सेम है, वहां पर भी एमसीक्यू, यहाँ पर भी एमसीक्यू, सिर्फ वहां पे एक डेफिनेटली एक टीटा पैटर्न है जहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए होते, बट मैंने कहा वहाँ निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। या हर करेक्ट आंसर को +1 है और रॉन्ग आंसर को -0.25 -0.25, यानी यहाँ 1/4 निगेटिव मार्किंग है, वहाँ 1/3 निगेटिव मार्किंग है, कहा कैट में, और यहाँ 1/4 है। करेक्ट आने पे +1, रॉन्ग आने पे -0.25। गाइज एक बहुत ही अगेन सबसे डिफरेंट जो यहाँ पे मैं बोलूँगा वो ये वाला फैक्टर है। जैसे एक डिसीजन मेकिंग सबसे डिफरेंट था, बराबर, जो अदर किसी भी, कैट छोड़ो अदर किसी भी ओमेट्स में नहीं है। जनरल नॉलेज तो भी मैंने कहा सीमैट वीमैट में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ अलग था। तो यह मार्किंग स्कीम में भी कैट छोड़ो अदर किसी भी ओमेट्स में ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्टन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद कुछ और ज़्यादा अनअटेम्प्टेड रखते हो तो उस पर भी निगेटिव मार्किंग है, इस बाकी जगह थोड़ी है। कैट में अगर आप अटेम्प्ट ना करो तो आपको भले ही प्लस नहीं मिलेगा, बट माइनस भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक उन्होंने एक अपर लिमिट दे दिया है, वो है 8 क्वेश्चंस का। 8 क्वेश्चंस तक अगर आप अनअटेम्प्टेड रखो तो तब तक तो सब सही है। उसके बाद भी अगर आप मान लो 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन भी आपने अनअटेम्प्ट किया, मतलब नॉट इन कॉन्जिक्यूटिव, ओवरऑल 8 बोल रहा है, मतलब आपने फर्स्ट छोड़ दिया, फिर उसके बाद 9th छोड़ दिया, फिर 10th छोड़ दिया, फिर 14th छोड़ दिया, ऐसे कुल मिला के अगर आपके 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तब तक तो कोई टेंशन नहीं, सब चंगा है, बराबर। यानी आपको उसके भले प्लस नहीं बट माइनस भी काउंट नहीं होंगे, लेकिन उसके ऊपर आपने कहीं पर भी कोई भी 9th नंबर का, 9th इन द सेंस 8 टोटल होने के बाद 9वां क्वेश्चन कोई भी नंबर का अनअटेम्प्टेड रह गया, या 10वां क्वेश्चन कोई भी नंबर का अनअटेम्प्टेड रह गया, तो उस पर आपको -0.1 का पेनल्टी मिलेगा, -0.10।
का निगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो यस गाइज, ये अदर ओमेट्स में कहीं पर भी नहीं है, कैट में भी नहीं है। सो कैंडिडेट कैन लीव अप टू 8 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, बट एनी क्वेश्चन अबोव द लिमिट है ना, ये अपर लिमिट है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है ये एक पेनल्टी आपको दी जाएगी -0.1 की, यानी निगेटिव मार्किंग। यानी गाइस करेक्ट आने पे +1, रॉन्ग आने पे -0.25, अनअटेम्प्टेड 8 तक है तब तक ठीक है, उससे ज़्यादा अनअटेम्प्टेड है तो हर उन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे -0.1 निगेटिव मार्किंग है। द जनरल नॉलेज सेक्शन डज नॉट कैरी एनी निगेटिव मार्किंग, तो जनरल नॉलेज में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप याद रखो। और साथ ही में द स्कोर ऑफ फर्स्ट 3 सेक्शन विल बी टेकन फॉर परसेंटाइल कैलकुलेशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले 3 सेक्शन VARC लॉजिकल एबिलिटी, देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड DI, ये तीनों का कंसिडर किया जाएगा, जीके को किया नहीं जाएगा और जीके को निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। गाइस अब सिलेबस में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे VARC के साथ लॉजिक मिक्स हो गया, तो ऑफकोर्स आपको फर्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा VARC वाले RC, ग्रामर, पैराजम्बल, पैरासमरी है ना, पैरा कंप्लीशन, ये सब चीज़ें भी दिखेंगी, वो कैप, सेंटेंस कंप्लीशन, साथ में कुछ क्रिटिकल रीजनिंग, देन लीनियर, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे LR बेस्ड टॉपिक भी दिखेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स है। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मैंने कहा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, जो कैट का है लगभग वही सेक्शन, अरिथमेटिक के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलजेब्रा में वही सारे इंपॉर्टेंट जो हम देखते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम को, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, और जैसे मैंने कहा यहाँ DI भी देखो, यहाँ DI आपको मे भी दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन लिखा है, जो येलो इसमें आपको दिख रहा है। अगेन ये जो एक नया सेक्शन है तो इसका यहाँ पे एक यूनिक सिलेबस है, तो ये केस सॉर्ट ऑफ होता है, नाम ही नहीं यार, डिसीजन मेकिंग। तो आपको यहाँ पे केस होता है, केस को ध्यान में रखकर, पढ़कर, उसको एनालाइज कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं कि ऐसे मोमेंट पे क्या डिसीजन बेस्ड रहेगा। तो डिसीजन बिजनेस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इथिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कंडीशन बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल बेस्ड, है ना। तो इस तरह के यहाँ पे केसेस दी जाएंगे, बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं, इथिक्स एंड वैल्यूज रिलेटेड हो सकते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, और फिर आपको एक सही डिसीजन लेना है। एंड जनरल नॉलेज में तो लगभग वही है, मैंने कहा करंट अफेयर्स एंड देन स्टैटिक्स, जीके, फिर वो स्पोर्ट्स रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर रिलेटेड, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अब गाइस बात करते हैं उन कॉलेज, जैसे कैट में आपको पता है कि आईएम्स चाहिए तो कैट का दरवाज़ा ठकठकाना है। उसी तरह गाइज वो कौन सी टॉप इंस्टीट्यूट है जो जैट के थ्रू आपका करियर बना देगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही, इसमें इस रेस में सबसे पहले आते हैं XLRI, जमशेदपुर एंड दिल्ली। लगभग 96 एंड अबो परसेंटाइल आप चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सो दैट आप फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड ये सब चीज़ें जो होती है ना सिलेक्शंस की, फर्दर राउंड्स की, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होते हो। देखो गाइज ये फीस है लगभग, अब मैक्सिमम जगह यहाँ पे ऑलमोस्ट अकोमोडेशन को भी कंसिडर किया गया है। एक हद जगह मतलब डिपेंडिंग उनके वेबसाइट पे कैसे दिया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिया गया है उसमें कई जगह, मैक्सिमम जगह अकोमोडेशन कंसिडर्ड है। एक हद 2 जगह शायद ना हो, तो वो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। तो ये रहा कट ऑफ गाइज जमशेदपुर का, दिल्ली का। लगभग फीस ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ पे पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम है, जो कि ROI आपका बेहतरीन निकाल के देती है। एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट उससे भी ज़्यादा है, कम उससे थोड़ा कम होगा, ये एवरेज है। डिसीजन हम एवरेज को देख कर लेते हैं, बट कोशिश हम हमेशा हाईएस्ट की करते हैं, यही होना चाहिए अप्रोच। उसके बाद गाइज एक्साइम भुवनेश्वर, XIMB जिसको बोला जाता है, 90 टू 92 परसेंटाइल चाहिए। 25 लाख प्लस फीस है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन ऑलमोस्ट, एंड 20 पैकेज है, मतलब लगभग यार मैनेजेबल। देन 2021 ये उसका एवरेज पैकेज है। देन IMI न्यू दिल्ली, देन 88 प्लस परसेंटाइल उसमें कट ऑफ चाहिए, 23 ये एकोमोडेशन के साथ फीस है, 18 लाख पैकेज है। IMT गाजियाबाद 90 प्लस परसेंटाइल, 23 लाख फीस, लगभग सेम है, पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो डिपेंड। अच्छा ये सिर्फ इतने सर 5 इंस्टीट्यूट है? नहीं भाई, बहुत है और भी, ये तो टॉप 5 बोल रहा हूँ मैं, इन्हीं के लगभग आप जो देख रहे हो ना, IMT, IMI दिल्ली, उन्हीं के इक्विवेलेंट फिर आप GIM है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन तापमी है, ग्रेट लेक्स चेन्नई है ना, ये सारे जो प्रीमियम टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जो भले ही IIM नहीं है बट टॉप 20 स्कूल के अंडर कंसिडर होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो मोर देन लाइक आप 5 ऑलमोस्ट जितनी कॉलेजेस है, एक आप ये समझ लो कि जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है या IIMs है,
उनको छोड़कर आप बाकी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो इसके स्कोर कार्ड के थ्रू। बट टॉप में ये 5, उसके बाद जैसे मैंने कहा GIM गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन तापमी है, देन ग्रेट लेक्स है, काफ़ी इंस्टीट्यूट से इसमें सारी आती है। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ैट। ये एक डिफरेंट होती है देन कैट से। एलिजिबिलिटी में भी लगभग मैंने सेम कहा है, सिर्फ कहाँ पर यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन नंबर ऑफ सेक्शंस आपने देखा यहाँ पे 2 पार्ट में होती है, और नंबर ऑफ सेक्शंस में जो कैट के 3 है यहाँ 2 कर दिए गए हैं। LR VRC के साथ डाल दिया, डी अकाउंट के साथ डाल दिया, और डिसीजन मेकिंग एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज है जिसका स्कोर कंसिडर नहीं होता, लेकिन गाइज अगेन कर लो, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है इंटरव्यू में। तो उसके बाद निगेटिव मार्किंग आपने देखा है कि +1 करेक्ट है, -1 निगेटिव, -0.25 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और अगर आप 8 क्वेश्चंस तक तो ठीक है, उसके अब अनअटेम्प्टेड रहे तो -0.1 भी आपको निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जनरल नॉलेज में देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। बाकी सिलेबस में आपने देखा और साथ में इंपॉर्टेंट कॉलेजेस भी देखी। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट ज़ैट। समझने के लिए आपको आसानी रही होगी, और अब इसकी अच्छी से प्रिपरेशन करो गाइज। अब उल्टी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, अब लाइन से एग्जाम्स आना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म्स फिलिंग शुरू हो जाएंगी। ऑलमोस्ट ज़ैट की तो आपने देख ही ली, अब कैट की भी हो ही जाएगी। तो उसके बाद फिर कैट है, स्नैप है, ज़ैट है, फिर लाइन से एग्जाम में पता ही नहीं चलता है 4-5 महीना किधर निकल गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक दिन यूटिलाइज करो और फोड़ दो। जो भी आपका एक ड्रीम है उसको हासिल करने के लिए अब ये बेस्ट टाइम है कि एक भी पल वेस्ट ना करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू वेल।